नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। सामान्य अध्ययन में एक विषय जनरल साइंस दिया गया है। इसी जनरल साइंस में एक सब्जेक्ट बायोलॉजी है जो आज का हमारा टॉपिक है। हमारी यह क्लास पिक्चर बेस्ड क्लास है, अर्थात जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा प्रयास होगा कि हम चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हे पात, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक ये वीडियो कंप्लीट ना हो जाए। तो हमारा आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन को पचाने में शरीर के जो जो अंग सहायता प्रदान करते हैं वो सभी अंग पाचन तंत्र का भाग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पाचन तंत्र में शरीर के कौन कौन से अंग शामिल होते हैं। पाचन तंत्र की प्रक्रिया या पाचन तंत्र या भोजन को पचाने में सबसे पहले मुख, इसके बाद ग्रास नली, स्टोमच, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत, ये 5 पार्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो यदि देखा जाए, भोजन को पचाने की प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। मुख में जब हम भोजन सबसे पहले भोजन को दांत छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है और पीसने के बाद हमारे मुंह में एक लिक्विड तौर पर एक पदार्थ रहता है जिसको लार बोला जाता है, सलेवा बोला जाता है, लार बोला जाता है। लार में कुछ एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो मुख में लार है और लार में कुछ एंजाइम है और एंजाइम का नाम है टाइलिन या लारिये इमाइलेज। ये लार में पाए जाने वाला एंजाइम है और एंजाइम का नाम है टाइलिन। तो जब हम कोई भी भोजन शुरू करते हैं तो हमारे जो दांत हैं, दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देते हैं। मतलब एक लुगदी टाइप उस भोजन का हिस्सा लुगदी टाइप बन जाता है और उसमें मुख में जो लार होती है वो लार उस भोजन में मिल जाती है और लार में भोजन को पचाने वाले कुछ एंजाइम होते हैं। उसके बाद भोजन ग्रास नली के माध्यम से, ग्रास नली आप ये देख सकते हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर है। भोजन ग्रास नली के माध्यम से स्टोमच, अमाशय में आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मुख से भोजन ग्रास नली के माध्यम से शरीर के किस भाग में एंट्री करता है। तो ये है अमाशय यानी कि स्टोमच। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं अमाशय की। अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है और यहाँ पर अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। अमाशय में कुछ एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अमाशय से एक निकलता है HCl जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एक होता है पेक्सिन, पेप्सिन और एक होता है प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है और इसी अमाशय से एक एंजाइम निकलता है जो होता है रेनिन। रेनिन दूध को फाड़ने का काम करता है। अमाशय में HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है, ये देखिए कि प्रोटीन को पचाता है। और एक होता है रेनिन। रेनिन दूध को फाड़ने का या दूध को पचाने का काम करता है। और यहीं पर होता है एक एंजाइम लाइपेज जो वसा को पचाने का काम करता है। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में आता है, पहुंचता है। देखिए छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मैंने बताया है कि जो अमाशय है स्टोमच, वहां पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। वसा का पाचन होता है, लाइपेज पचाती है। प्रोटीन का पाचन होता है, पेप्सिन पचाते हैं। बचे हुए पोषक भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है। ये देखिए
ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर है, ये स्मॉल इंटेंसिटी यानी कि छोटी आंत है, और इसके ऊपर जो हिस्सा देख रहे हो ये बड़ी आंत है। पाचन तंत्र में शरीर का जो सबसे लंबा पार्ट है वो होती है छोटी आंत। वैसे भोजन को पचाने की प्रक्रिया मुख से शुरू हो जाती है। मुख के बाद भोजन ग्रास नली के माध्यम से आमाशय स्टोमच में आता है, स्टोमच से छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के माध्यम से ये मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। यहीं पर शरीर का एक दूसरा पार्ट है अग्नाशय, पेनक्रियाज बोलते हैं, और यहां से एक जूस निकलता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज जूस, अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन तीनों को पचाने के एंजाइम होते हैं, इसलिए अग्नाशय रस को टोटल डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इधर ये स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर है पित्ताशय, गाल ब्लैडर बोलते हैं। यहाँ पर वसा का इम्लिसीकरण होता है और पित्त का भंडारण होता है। ये जो छोटी सी आकार की थैली देख रहे हो, इसे ही गाल ब्लैडर पित्ताशय बोलते हैं। इनके बारे में अभी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये लीवर है, यकृत है, पूरा का पूरा जो आप पार्ट देख रहे हो। यकृत, वैसे लीवर जो है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत में क्या होता है? पित्त का उत्पादन होता है, बाइल बोलते हैं पित्त को, ग्लाइकोजेनिस बनता है, यूरिया का संश्लेषण होता है, और अल्कोहल का निरावीशन होता है। ये एक पार्ट है अपेंडिक्स, अवशेषी अंग, परिशेषिका, और यहीं से भोजन मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, समझने में आपकी आसानी होगी। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले जो मुख है, माउथ, बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो भोजन जो है, भोजन के पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है, और दांत जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और मुख में हमारे एक लिक्विड रहता है जिसको लार बोलते हैं, और लार में भोजन को पचाने वाला एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। फिर भोजन ग्रास नली के माध्यम से, ये ग्रास नली है, स्टोमच अमाशय में आता है। आप अमाशय की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अमाशय में पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, एक लाइपेज एंजाइम है जो वसा को पचाता है, एक रेनिन एंजाइम है जो दूध को फाड़ने का काम करता है। ये स्टोमच, ये यहाँ पर गाल ब्लैडर, ये लीवर, यकृत, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये छोटी आंत देखिए, ये पाचन तंत्र का सबसे लंबा पार्ट है, लगभग 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, जो ये इस तरह से मुड़ी हुई है। और यहाँ ये ध्यान रखना है, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट, यदि हम बात करें अमाशय में, स्टोमच में बर्गर, चाउमीन, जो भी इस तरह के फास्ट फूड हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो बर्गर, सैंडविच, आपका चाउमीन, इन सब का पाचन स्टोमच अमाशय में नहीं होता है, इन सब का पाचन होता है छोटी आंत में। अगर बात करें सैलिवा, लार, जो मुख में मौजूद होती है, इसमें टाइलिन एंजाइम होता है जो भोजन के स्टार्च को पचाने का काम करता है। एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम, टॉपिक है हमारा लीवर, यकृत। अभी बताया था हमने आपको, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी।
इसका वेट होता है 1.5 किलोग्राम। आप देख सकते हैं, जिसने आज तक लीवर नहीं देखा है, लीवर की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। लीवर के मेन फंक्शन क्या क्या हैं? ये बाइल, पित्त का उत्पादन करता है। ये पित्त है, ये जो लीवर में बनता है, और ये पित्त गाल ब्लेडर में इकट्ठा होता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। यह रक्त में अमीनो अम्लों का विनियमन करता है। शरीर में एक हानिकारक पदार्थ बनता है जिसका नाम है अमोनिया। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर का कौन सा पार्ट अमोनिया को यूरिया में बदलता है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा आपका लीवर, यकृत। ग्लाइकोजेनिस। नेक्स्ट है हिपेरिन और फाइब्रोजन प्रोटीन का उत्पादन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, हिपेरिन। और फाइब्रिनोजन, हमारे ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। हिपेरिन शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, और फाइब्रिनोजन शरीर में जब कभी चोट लग जाती है तो उस हिस्से से कुछ ब्लड निकलता है, और आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद ब्लड ऑटोमेटिक निकलना बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ब्लड क्लोटिंग हो गई है, रक्त का थक्का बन गया है। तो फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनने में मेन प्रोटीन होता है। रक्त का थक्का फाइब्रिनोजन के कारण ही बनता है, और इनका उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है लीवर में। नेक्स्ट है, लीवर जो है शरीर का ताप बनाए रखने में सहायता करता है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है तो उसकी डिटेल भी हमें लीवर से ही प्राप्त होती है। तो लीवर एक साथ इतने काम करता है। मेन है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, पित्त का उत्पादन करता है, अमीनो अम्ल का विनियमन करता है, हिपेरिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है। ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हिपेरिन क्या काम करता है? शरीर के अंदर जो ब्लड है, आपने देखा होगा वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है हिपेरिन नामक प्रोटीन, और रक्त का थक्का बनने में मदद करता है फाइब्रिनोजन। अभी पहले इसी के पार्ट को पूरा करते हैं। पित्ताशय, गाल ब्लैडर। लीवर से जो बाइल, पित्त निकलता है, ये गाल ब्लैडर में ही इकट्ठा होता है। इसकी स्ट्रक्चर ये इस तरह से। आज तक आपने बायोलॉजी जहां से जिस भी तरह से पढ़ी है, आपने इस तरह की आज तक बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी। पिक्चर्स के साथ आपके जितने भी पॉइंट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से पित्ताशय गाल ब्लैडर होता है। इसमें प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर, यानी लगभग 1 लीटर पित्त इकट्ठा होता है, और ये पित्त निकलता है लीवर से। पित्त का स्रावन वसा का पायसीकरण करता है, लिपिड के पाचन में सहायता करता है। ये जो बाइल है, इसका पीएच मान होता है 7.7। इसका रंग पीला व हरा है। बिलुबिरीन की अधिकता से पीलिया नामक रोग हो जाता है। देखिए, हमारे ब्लड में 3 सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो रेड ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। लेकिन आरबीसी की जो मृत्यु होती है, वो होती है प्लीहा और यकृत में। तो जो आरबीसी डेड होती हैं, वैसे आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 से 120 डेज होता है, 20 से 120 दिन तक। तो हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं, वो लीवर में इकट्ठा होती हैं, यकृत में। और लीवर उन सभी डेड आरबीसी को साथ के साथ पीता रहता है, खत्म करता रहता है। यदि हमारे लीवर के अंदर लीवर सेल, लीवर के अंदर, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, सारे में ही सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं इसमें। यदि लीवर के अंदर लीवर सेल्स उन मरी हुई रेड बीसी को खत्म करना या पीना बंद कर दें, तो हमारे लीवर में आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है, डेड आरबीसी की। तो वो जो डेड आरबीसी है,
वो एक लिक्विड में बदल जाता है जिसका नाम है बिलुबिरीन। तो जब हमारे लीवर के अंदर लीवर सेल डेड आरबीसी को खत्म नहीं करेंगी, तो उसकी वजह से बिलुबिरीन की अधिकता बढ़ती जाएगी, बिलुबिरीन की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी से शरीर में पीलिया ज्वाइंडिस नामक रोग हो जाएगा। ध्यान रखना, शरीर में जो पीलिया या जो ज्वाइंडिस रोग होता है, वो लीवर का ही रोग है, जिसको हम नॉर्मल पीलिया बोल देते हैं। तो पीलिया होता है बिलुबिरीन की अधिकता के कारण। नेक्स्ट है स्टोमच, अग्नाशय, अमाशय। इसके अंदर कुछ ग्रंथियां होती हैं जिसको गास्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि बोलते हैं, और इसी से एक जूस निकलता है जिसका नाम है जठर रस। यह हल्का पीला रंग का होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है। ऊपर वैसे बता है कि एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ये आ गया। अमाशय में ही एक एंजाइम होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, रेनिन नामक एंजाइम, जो दूध को फाड़ने का काम करता है। दूध में भी एक प्रोटीन होता है केसिन, इसको तोड़ने का काम करता है रेनिन। और ये पाए जाते हैं सब स्टोमच में, अमाशय में। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कि अमाशय में से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं निकलता है, तो रेनिन निकलता है, पेप्सिन निकलता है, HCl निकलता है, और यहीं से लाइपेज भी निकलता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इस हिस्से में कार्बोहाइड्रेट, बर्गर, डोसा, चाउमीन, पिज्जा, किसी का भी यहाँ पर पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये सब कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं। सबसे पहले देखेंगे अग्नाशय। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है लीवर, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय, पेनक्रियाज। देखिए, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, पेनक्रियाज। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि है। ऊपर वैसे बताया था कि इसकी दीवारों से एक रस निकलता है जिसको पेनक्रियाज जूस, अग्नाशय रस कहते हैं, और ये पूर्ण डाइजेस्टिव जूस होता है। इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों को कंप्लीट रूप से पचा देता है। तो कौन कौन सा एंजाइम निकलते हैं? एक तो निकलता है ट्रिप्सिनोजन, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। एक है अग्नाशय लाइपेज, ये वसा को पचाता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा मतलब फैट को पचाता है। और एक है आपका इमाइलेज, ये स्टार्च को पचाने का काम करता है। ये अग्नाशय में पाए जाते हैं। आप पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर देख सकते हो। लैंगरहैंस की दीपिका, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये अग्नाशय का भाग है, पेनक्रियाज का एक भाग होता है। खोज करता है लैंगरहैंस, इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। ये अग्नाशय का एक भाग है। इसके 3 सेल हैं। एक है अल्फा, 3 सेल है मतलब 3 कोशिका हैं। एक है अल्फा बीटा और एक है गामा। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो जो बीटा कोशिका है, इससे एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, अग्नाशय का एक पार्ट है लैंगरहैंस की दीपिका, और लैंगरहैंस की दीपिका की 3 कोशिका हैं, 3 सेल्स हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। बीटा कोशिका से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है इंसुलिन। इसी इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह नामक रोग हो जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है।
आप काउंट नहीं कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। डायबिटीज मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन किसका भाग है? इंसुलिन बीटा कोशिका का भाग है। बीटा कोशिका किसका भाग है? लैंगरहैंस की दीपिका। और लैंगरहैंस की दीपिका किसका भाग है? ये भाग है आपका अग्नाशय पेनक्रियाज का। तो सिंपल सा यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि डायबिटीज मधुमेह किससे होने वाला रोग है, तो यह है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग। जिन बच्चों को आज तक बायोलॉजी समझ में नहीं आई, आई होप कि इस क्लास को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बायोलॉजी कितनी आसान है। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां से जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो मैं जहां जहां से क्वेश्चन आता है मैं वो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डायबिटीज मधुमेह किससे होने वाली बीमारी है? इंसुलिन की कमी से। दूध को कौन फाड़ता है? रेनिन फाड़ता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है 4 महीने का, 6 महीने का, जब माँ उसको दूध पिलाती है या उसको बोतल का दूध पिलाते हैं, तो जैसे ही हम दूध पिलाते हैं तो बच्चा उल्टी कर देता है। और उल्टी करता है फटे हुए दूध की। हमने तो उसको सही दूध पिलाया है, लेकिन बच्चा, छोटा बच्चा उल्टी करता है फटे हुए दूध की। तो उसके पेट में भाई कौन सी दही है कि जैसे दूध में हम अगर हम दही डाल दें तो वो फट जाता है। दूध पिलाया है हमने सही, लेकिन बच्चे ने उल्टी करी है फटे हुए दूध की। तो बच्चे के अंदर जो अमाशय है उसमें एक एंजाइम, बच्चे के नहीं हमारे अंदर भी, तो एक एंजाइम होता है रेनिन नामक एंजाइम। तो ये उस दूध को फाड़ता है जो बच्चे ने दूध पिया है। क्योंकि बच्चे का स्टोमच इतना स्ट्रोंग नहीं है, इसलिए वो बच्चा फटे हुए दूध की वापस उल्टी कर देता है। तो दूध को फाड़ने का काम करता है रेनिन। और दूध में एक प्रोटीन होता है केसिन, इसको ही ये तोड़ता है या फाड़ता है। पीलिया किसकी कमी से होता है? पीलिया होता है बिलुबिरीन की अधिकता के कारण। और कई बार पूछा है कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग इफेक्ट होता है, तो वो होता है लीवर, यकृत। क्वेश्चन आएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और उसमें एक नाम होगा लीवर यानी कि यकृत का। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पेनक्रियाज अग्नाशय। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अच्छा, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपकी अभी क्लियर नहीं होंगी, लेकिन जब ये हमारी पूरी क्लास कंप्लीट होगी, क्योंकि हम इस पूरी बायोलॉजी को कम से कम 4 से 5 एपिसोड में समाप्त करेंगे। अगर हम पूरा एक ही एपिसोड बनाएं तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आप इतने अच्छे से उसको नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल इंटेंसिटी, छोटी आंत। नाम ही छोटा है, लेकिन ये पाचन तंत्र में जितने भी पार्ट हैं सबसे लंबा पार्ट है ये। इसके 3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं। एक है ग्रहणी, डियोडिनम। एक है मध्यान्ह, जैजुनम। एक है सेसरांत, इल्यूमिन। अच्छा, हिंदी में शब्द बड़े डिफिकल्ट हैं, इसलिए बायोलॉजी थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होती है, क्योंकि उसके वर्ड ही समझ में नहीं आते हैं। अत्यधिक कुंडलित नलिका, जैसे अभी बताया था कि इसकी लगभग लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। और मेन काम क्या है? भोजन का अंतिम रूप से पाचन व अवशोषण। देखो ध्यान रखना, भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से, ठीक है, बकल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद भोजन जाता है ग्रास नली में, और उसके बाद आता है अमाशय में। अमाशय मतलब स्टोमच में। मैं एक सीक्वेंस बता रहा हूँ। अमाशय के बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद भोजन मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो अमाशय में जो भोजन पहुंचा है वहां पर मैंने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो जो पार्ट अमाशय में पच जाता है और जो अनडाइजेस्ट होता है,
जो पार्ट डाइजेस्ट हो चुका है और जो अनडाइजेस्ट है, वो दोनों पार्ट पहुंचते हैं छोटी आंत में। और छोटी आंत में देखो, भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है, कि जो भी पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, वो सारा का सारा कंप्लीट पार्ट छोटी आंत में ही पचता है। ये छोटी आंत की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। लगभग 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई है। इसमें कुछ एंजाइम हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एक है इरिप्सिन। ये पेप्टोन्स का पाचन करता है, और पेप्टोन के साथ अमीनो अम्लों का भी पाचन करता है। नेक्स्ट है माल्टोज। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो 5 एंजाइम है: इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, सुक्रेज। इरिप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, सुक्रेज। माल्टेज माल्टोज का पाचन करता है, जो बाद में ग्लूकोज में बदल जाता है। लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करता है, जो बाद में गैलेक्टोज व ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। लाइपेज, ध्यान रखना, भोजन में हम जो फैट, वसा, वसा मतलब घी, मक्खन खाते हैं, उसको पचाने का काम करता है लाइपेज। वसा को पचाने का काम लाइपेज करता है। और नेक्स्ट है सुक्रेज। ये सुक्रोज का ग्लूकोज व फ्रक्टोज में विखंडन करता है। ये काम करते हैं छोटी आंत में पाए जाने वाले जो मेन एंजाइम होते हैं। देखिए, सब्जेक्ट थोड़ा सा है तो टेक्निकल, लेकिन जर्नल स्टडी में बायोलॉजी का एक अहम रोल है। आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ पीसीएस जे, या वनडे में एसएससी वगैरह जो भी लेवल के एग्जाम है, उसमें जर्नल साइंस का मतलब है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान की यदि बात करें तो सामान्य विज्ञान 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है बायोलॉजी, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। तो जनरल साइंस में सबसे अधिक पार्ट बायोलॉजी से आता है। और आगे बायोलॉजी भी 2 भागों में बटा है। एक है बोटनी, एक है जूलॉजी। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। तो जनरल साइंस में सबसे अधिक क्वेश्चन के रूप में पूछा जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। तो आपको भाई, जब अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना तो पड़ेगा। वो समझ में आए या ना आए, वो बात अलग है। लेकिन जब आप कंटिन्यू कंटिन्यू बार 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 एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ोगे जो आपको अच्छे से नहीं आता है, तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है कि आप जिस सब्जेक्ट को बार बार जितनी बार पढ़ोगे, दोहराओगे, वो सब्जेक्ट इतना ही अच्छा होगा। तो यदि आपका बैकग्राउंड आर्ट साइड का बैकग्राउंड है, साइंस आपने नहीं पढ़ी है, तो आपको सबसे अधिक टाइम बायोलॉजी के पोर्शन पर ही देना है। और इस तरह की जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो इन वीडियो को आप देखते रहें, बार बार देखते रहें, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आपके जरूर जाएगा। और जहां से क्वेश्चन देखो, इस क्लास का फायदा यह है कि जहां से क्वेश्चन आता है या किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे हम साथ के साथ आपको डिस्कस करके चल रहे हैं। आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायबिटीज किसकी कमी से होता है? वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो यदि मैं उसमें 2 स्टेटमेंट दूं, जैसे आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हम ऊपर लेके चलते हैं, क्वेश्चन बना रहा हूं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं 2 स्टेटमेंट दूंगा। पहला स्टेटमेंट कि डायबिटीज, मधुमेह, इंसुलिन नामक हार्मोन्स की कमी से होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इंसुलिन लीवर से निकलने वाला एक हार्मोन से, या इंसुलिन यकृत का एक हार्मोन से। तो ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं मैंने। ए ऑप्शन में है केवल ए सही है, 1 सही है। बी में है केवल 2 सही है। सी में है 1 और 2 दोनों सही हैं, और डी में है 1 और 2 दोनों गलत हैं। तो यदि मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। यानी कि इसमें केवल पहला स्टेटमेंट ही ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट मैंने गलत बनाया है। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन्स किससे निकलता है? लीवर से नहीं।
इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय या पेनक्रियास से निकलता है। क्योंकि आप देख रहे हो लैंगर हैंस की दीपिका, लैंगर हैंस की दीपिका किसका भाग है? अग्नाशय का। तो आप लैंगर हैंस की दीपिका कह सकते हो, अग्नाशय कह सकते हो। तो सबसे अच्छा फायदा ये है आपको इस क्लास को देखने का, कि आपको साथ के साथ ये भी पता चल रहा है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से किस तरह क्वेश्चन बनता है या किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेंसिटी बड़ी आंत। अच्छा, जो भी भोजन पच चुका है, मतलब टोटल का टोटल भोजन छोटी आंत में पच चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। ये बड़ी आंत की स्ट्रक्चर इस तरह से देख सकते हैं आप। कार्य क्या है? ये भी तीन भागों में बटा है, सीकम कोलन मलाशय। और कार्य है कि ये जल का अवशोषण करता है, ये जल का अवशोषण करता है। अपेंडिक्स, जो भी शरीर का एक पार्ट है, नाम है कर्मी रूप परिशेषिका, अवशेषी अंग, वेस्टिगेल ऑर्गन का उदाहरण है वृद्धांत के सीकम। ये जो वृद्धांत है इसे ही बड़ी आंत भी बोलते हैं। देखो सीकम किसका भाग है? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना सिंपल नाम दिया है, बड़ी आंत या लार्ज इंटेंसिटी। तो बड़ी आंत से तो आप पता चल जाएगा। ये जो वृद्धांत है इसे ही बड़ी आंत बोलते हैं, और जो छोटी आंत है वो हो जाएगा छोटा आंत। तो ये वृद्धांत के सीकम से जुड़ा हुआ है, वृद्धांत के सीकम, सीकम ये है, और ये सीकम किसका है? बड़ी आंत का पार्ट है। कुछ पॉइंट है। जो लार होती है सैलिवा, जो मुंह से निकलती है, उसमें जल की मात्रा 99.5% होती है। अच्छा, प्रतिदिन हमारे मुख से जो लार है वो लगभग भाई साहब 1 से 1.5 लीटर के करीब निकलती है। 1 से 1.5 लीटर 24 घंटे में लार बन जाती है। और लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। ये क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम का नाम है जाइमेलेज। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई। वैसे ये पता बाद में चलेगा आपको, जैसे मैंने बताया कि कुछ टर्म्स आपकी बाद में क्लियर होंगी। कई बार आप काउंट नहीं कर सकते हो, पीसीएस में तो कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन यही आएगा, एंजाइम मूलतः होते हैं ए ऑप्शन, बी सी डी, चार ऑप्शन आएंगे, और उनमें से क्या होगा? जैव उत्प्रेरक प्रोटीन, बायोप्रोटीन, जैव उत्प्रेरक प्रोटीन, बायोप्रोटीन। और ये भी आ गया है, क्योंकि हमने आपसे ऊपर डिस्कस किया है, दूध को पचाने वाला एंजाइम है, इसका नाम है रेनिन। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि दूध को पचाने वाला रेनिन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? देखो कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसमें एक ऑप्शन आएगा आपका अग्नाशय स्टोमच। और स्टोमच में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन। कुछ सेटिंग करते हैं इसकी कि कुछ और बड़ा आपको नजर आए। ये ठीक है, देखते हैं। अगर हम ये इतना बड़ा देखें तो क्या सिंगल आ रहा है? नहीं।
हम इसको नॉर्मल साइज में ही कर लेते हैं। दोनों पार्ट आप बड़े आराम से इसको देख सकते हो। अभी भी बड़ा है, एक पॉइंट और कम करेंगे हम, ये ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विटामिन। वैसे एक मेन टॉपिक है भोजन के मुख्य अवयव, कंपोनेंट ऑफ द फूड। भोजन के मुख्य अवयव, कंपोनेंट ऑफ द फूड। यदि हम भोजन के मुख्य अवयव की बात करें तो उसमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट, भोजन के मुख्य अवयव में। एक होता है वसा, फैट। एक होता है प्रोटीन। एक होता है विटामिन। एक होता है खनिज लवण, मिनरल साल्ट्स। और एक होता है जल। ये भोजन के मुख्य अवयव हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल साल्ट्स और वाटर। और एक पार्ट इन्होंने अलग से दिया है न्यूक्लिक अम्ल का। देखिए, जो हम भोजन करते हैं, हम अपने भोजन में, ये जो भोजन के मुख्य अवयव हैं, हम अपने भोजन में इन सब चीजों को शामिल करते हैं। हम टेक्निकल वर्डों का यूज कर रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी हम भोजन में लेते हैं, फैट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, मिनरल साल्ट्स भी लेते हैं और वाटर का भी यूज करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, यदि हम नॉर्मल बात करें तो जो भी हम भोजन, चावल है, दाल है, रोटी है, आलू है, प्याज है, जो भी चीज हम भोजन के रूप में लेते हैं, वो सब कार्बोहाइड्रेट होता है। जो भी खाने खाने की या पीने की जो चीजें होती हैं, उसे बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। एक होता है वसा, फैट। जो भोजन हम मक्खन, घी, तेल यानी ऑयल जो होता है, जैसे सरसों का तेल, जब हम भोजन में उसका यूज करते हैं तो उसे फैट बोलते हैं, वसा बोलते हैं। और जो भोजन हम ले रहे हैं उसी में कुछ भाग प्रोटीन का होता है। जैसे अगर हमने सोयाबीन ली है अपने भोजन में, सोयाबीन भाग किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन सोयाबीन से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है। जो हम ग्रीन वेजिटेबल, जो हम हरी पत्तेदार सब्जी का यूज करते हैं, उसमें ये विटामिन पाई जाती है। जो हम भोजन करते हैं, जैसे नमक, नमक जो है साल्ट यानी सोडियम, और नमक होता है आयोडीन युक्त। तो जब हम आयोडीन युक्त नमक लेते हैं तो हम बात कर रहे हैं मिनरल साल्ट, खनिज लवण की। तो देखिए, जो मेन है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन। फॉर एग्जाम्पल की, सपोज करो कि आपको 3 से 4 दिन तक भोजन नहीं मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 से 4 दिन तक यदि आप कुछ नहीं खाओगे, तो हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा कि जैसे हम मरने वाले हों, हमारी जान निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही आपको एक थाली भर, मतलब पेट भर कर आपका मनपसंद खाना यदि आपको दे दिया जाए, और जैसे ही आप खाना खाएंगे, तो शरीर में क्या लगेगा? तो हमें लगेगा कि जैसे शरीर में जान सी आ गई हो। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जान सी आ जाती है, शरीर को लगता है कि यार कुछ एनर्जी मिल गई है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे हम किलो कैलोरीज में उसे हम डिनोट करते हैं किलो कैलोरी से। नेक्स्ट है वसा। अगर आप 1 चम्मच घी पी जाएं तो इससे भी एनर्जी मिलती है, वसा से। और वसा से जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है, 1 ग्राम वसा से एनर्जी मिलती है 9.1 किलो कैलोरी। अगर हम शरीर भोजन में प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन प्रोटीन के द्वारा शरीर की वृद्धि और विकास होता है। हमारे शरीर का जो विकास होता है वो प्रोटीन के कारण ही होता है। अगर हमारे भोजन में प्रोटीन ना हो तो शरीर का विकास अच्छा नहीं हो पाएगा, शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। विटामिन, ये शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है,
अपचय प्रक्रिया उसको पूरा करने में हेल्प करती हैं। और विटामिन की यदि भोजन में कमी हो तो इसकी वजह से कोई ना कोई डिसीज या रोग हो जाता है। खनिज लवण भी जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचय क्रियाओं, उन पर कंट्रोल करता है। और जल का भी काम मेटाबॉलिज्म, जो रिएक्शन है शरीर के अंदर की जो रिएक्शन है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो उनको पूरा करने में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, यदि हम इन सब की बात करें तो सबसे अधिक एनर्जी वसा से प्राप्त होती है, फैट से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भोजन के निम्नलिखित में से किस कंपोनेंट से सबसे अधिक एनर्जी प्राप्त होती है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा वसा। क्योंकि यदि 1 ग्राम आप वसा ले रहे हैं तो उससे एनर्जी निकलती है 9.1 किलो कैलोरी। और यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, 1 ग्राम चावल खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो उससे एनर्जी प्राप्त होती है हमें 4.1 किलो कैलोरी। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल, तो ये सब कंपोनेंट ऑफ फूड का पार्ट है। और इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे विटामिन। यहां से 100% क्वेश्चन आना है। तो शुरू करते हैं विटामिन। विटामिन की खोज की थी फंक ने। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। विटामिन की खोज डिस्कवर्ड बाय विटामिन फंक। लगभग इस समय 20 नहीं, लगभग 25 के करीब, 20 से 20-25 तक विटामिन ज्ञात हैं। विटामिन को समझने के लिए इन्हें दो भागों में बांटा गया है, या विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक है वाटर सैल्यूबल, जल में घुलनशील विटामिन, और एक है फैट सैल्यूबल, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन। यहां से भी क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। पहला पॉइंट यह है कि जो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर है उनके नाम पर ही हमने विटामिनों के नाम रखे हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों जल में घुलनशील है। और जो बाकी विटामिन है, विटामिन ए, डी, ई और के, ये फैट यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले यहां पर यह क्वेश्चन आएगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज होता है। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आइए देखते हैं। विटामिन ए, इसका नाम है रेटिनोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनोल। क्वेश्चन यहां से भी आता है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की प्रायोरिटी क्या है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा डिसीज होता है, कौन सा डिसीज होता है। और दूसरी प्रायोरिटी है कि ये विटामिनों के कुछ केमिकल नाम हैं, रासायनिक नाम है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन ए का, सारी विटामिन ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी नामक रोग होता है। जीरोथैल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये भी दो तीन तरह के रोग होने वाले हैं, लेकिन इंपोर्टेंट ये रतौंधी है। विटामिन ए हमें कहाँ से प्राप्त होगी? सोर्स क्या है भाई? गाजर है, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां हैं, दूध है, लीवर है, और मछली का तेल है, ओल्ड ऑयल। मछली का जो जिगर होता है उसका तेल है। तो यहां से विटामिन ए प्राप्त की जा सकती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि गाजर में कौन से विटामिन होती है, कि गाजर में विटामिन ए होती है, और गाजर आंखों के लिए बहुत लाभदायक होती है। अगर आप गाजर का प्रयोग कर रहे हो तो विटामिन ए प्राप्त होगी। और विटामिन ए किससे संबंधित है? रोतोंदी से। यानी कि रात के समय दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है, रोचुंदा टाइप आता है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है विटामिन बी।
अच्छा, जो विटामिन बी है वो लगभग 13 विटामिनों का एक कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी जो है वो कई विटामिनों से मिला हुआ एक ग्रुप है। उसी में विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 इस तरह से विटामिन पाई जाती हैं। विटामिन बी 1 मोस्ट इंपोर्टेंट नाम थायमीन। और वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, विटामिन ए की कमी से डिसीज होता है बेरी बेरी। जैसे आपको बताया था कि सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है विटामिन से, कि विटामिन से कौन सा डिसीज होता है। तो विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। और विटामिन बी 1 से होता है बेरी बेरी। अब ये बेरी बेरी डिसीज क्या है, ध्यान से समझना। जब एक साथ तीन रोग हो जाएं तो उसे बेरी बेरी रोग कहते हैं। अब वो तीन डिसीज क्या हैं, जब आपकी तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, माइंड काम करना बंद कर दे, ठीक है, आपके पेट में कब्ज हो जाए और आपको पैरालिसिस हो जाए। जब ये तीन कंडीशन एक साथ होंगी तो इसे बेरी बेरी नामक डिसीज बोलते हैं। और बेरी बेरी नामक डिसीज किसकी कमी से होता है, ये विटामिन बी 1 की कमी से होता है। और इसी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, विटामिन बी 1 से। ये कहाँ से पाया जाता है, अनाज से, फलियों से, सोयाबीन में और दूध में। एक पॉइंट अभी एक आएगी, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में होता है। विटामिन सी को छोड़कर दूध में लगभग सारी विटामिन पाई जाती है। और दूसरा, जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल, उनमें सब में सभी विटामिन जरूर पाई जाती है। तो यदि हम दूध और सब ग्रीन वेजिटेबल अपने भोजन में ले रहे हैं तो ये मान के चलो कि हमारी विटामिन की पूर्ति कंप्लीट हो रही है। तो विटामिन बी 1 से कौन सा डिसीज होता है, बेरी बेरी। और विटामिन बी 1 का नाम है थायमीन। अच्छा, विटामिन बी 1 जो है वो चावलों के छिलके में पाया जाता है। जब हम चावल को धुल देते हैं तो उससे विटामिन बी 1 जो है वो समाप्त हो जाती है। और एक था विटामिन, हाँ, एक गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाई जाती है। ये मॉडिफाई करके बना गया चावल है, गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए पाई जाती है। और चावल का जो छिलक होता है उसमें पाया जाता है विटामिन बी 1। या ये भी कहें, जब हम चावल को बनाने से पहले चावल को धुलते हैं तो उससे विटामिन बी 1 जो है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन बी 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटामिन बी 2 से होने वाला डिसीज है कैलोसिस। अब ये कैलोसिस क्या है, जब हमारे लिप, होठ फट जाएं और जीभ फट जाए तो उसको कैलोसिस कहते हैं। और विटामिन बी 2 का नाम है राइबोफ्लोविन। ये 2023 के यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था। विटामिन बी 2 से कौन सा डिसीज होता है, कैलोसिस। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। तो पहली प्रायोरिटी है कि इनसे कौन सा डिसीज होता है, इनकी कमी से। और दूसरी प्रायोरिटी है कि इनका रासायनिक नाम क्या है। अब विटामिन बी 2 कहाँ कहाँ से पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, अंडे में, यीस्ट में, मांस में, पत्तेदार सब्जियों में। विटामिन बी 3, डिसीज इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको भाई इतनी चीज पता होनी चाहिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, बी 1, बी 2, बी 3, इनकी कमी से कौन सा डिसीज होता है। तो विटामिन बी 3 से डिसीज होता है पेलाग्रा। और विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटोनिक अम्ल। अब ये पेलाग्रा क्या है, ये एक स्किन संबंधी रोग है, त्वचा संबंधी रोग है। ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियों में पाया जाता है विटामिन बी 5। रोग, चर्म रोग, सफेद बाल हो जाते हैं। और विटामिन बी 5 का नाम है पेंटोथोनिक अम्ल। अंडा, दूध, मांस, मूंगफली। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। विटामिन बी 3 से होने वाला डिसीज है बांझपन। जो महिलाएं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती उसको बांझपन बोलते हैं। और विटामिन बी 5 से होने वाला डिसीज है पेलाग्रा।
अगर यहाँ पर कोई ऐसा चेंज होता है तो जो कमेंट है तो मैं वहां पर उसको सही करके डाल दूंगा। उसको सही कर देंगे हम कमेंट बॉक्स में। विटामिन बी 3 से बाजपन और बी 5 से होता है पेलागरा नामक रोग, और पेलागरा नामक रोग ही एक चर्म रोग है। विटामिन बी 6, इससे होता है एनीमिया, अरक्तता। विटामिन बी 6 से होने वाला डिसीज है अरक्तता, यानी कि इसको एनीमिया बोलते हैं। हमारी बॉडी में जितना ब्लड बनना चाहिए इतना ब्लड नहीं बनता है। और विटामिन बी 6 का नाम है पायरोडोक्सिन। और यहाँ पर मुझे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे याद है। बी 3 से होने वाला डिसीज बांझपन है और बी 5 से होने वाला डिसीज पेलाग्रा है। तो आप इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। विटामिन बी 6 से होने वाला रोग अरक्तता, एनीमिया बोलते हैं, और इसका नाम है पायरोडोक्सिन। ये चर्म रोग है, ये चीज है, और अनाज मांस में पाया जाता है। विटामिन बी 7, ये सही है, ये एक स्किन संबंधी रोग है, इसमें बाल झड़ने लगते हैं। और विटामिन बी 7 का नाम है बायोटीन। ये 2022 या 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। बायोटीन किस विटामिन का नाम है? बी 7 का नाम है। नेक्स्ट है बी 9। बी 6 बी 9 बी 12, ध्यान रखना। बी 6 बी 9 बी 12, इन तीनों की कमी से होने वाला डिसीज है एनीमिया, अरक्तता। यानी कि इनकी कमी से बॉडी में जितना ब्लड बनना चाहिए इतना ब्लड नहीं बनता है। और अभी जैसे हमने बी 6 पढ़ा है, सपनों को लंबे समय तक याद रखने के लिए विटामिन बी 6 हेल्प करती है। जो हम सपने देखते हैं, रात में देखते हैं और सुबह तक वो सपना गायब हो जाता है। तो सपनों को लंबे समय तक याद रखने के लिए विटामिन बी 6 हेल्प करती है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। विटामिन बी 9, देखो, डिसीज है रक्त क्षीणता, इसे ही एनीमिया, अरक्तता बोलते हैं। कुंठित बुद्धि भी कहते हैं इसको, कुंठित वृद्धि, मतलब जो हाइट है वो रुक जाती है। बी 9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। हरी सब्जियां फोलियो, यस्ट, मांस, अंडे आदि में पाए जाते हैं। विटामिन बी 12, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनीमिया नामक डिसीज। बी 6 बी 9 बी 12 से होने वाला डिसीज एनीमिया है। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी इसी की कमी से होती है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकेली विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और देखो इसका नाम में भी है साइनोकोबालमिन। आप काउंट नहीं कर सकते हो कि कितनी बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग के लिए भी दे देगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 9 बी 9 बी 12, और उनके सामने होगा कि या तो उनमें सही कौन सा है, सही मैचिंग के लिए पूछेगा या उनको सही मैचिंग कराएगा। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको सारी विटामिन से कौन सा डिसीज होता है वो याद होना बहुत जरूरी है। तो अकेली विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, बी 12, और नाम है साइनोकोबाल्मिन। नेक्स्ट विटामिन सी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ध्यान रखना, सबसे पहले विटामिन सी की ही खोज की गई थी। जितनी विटामिन है सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई थी। विटामिन सी की कमी से होने वाला डिसीज है स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का नाम है एस्कर्बिक अम्ल। अब ये स्कर्वी रोग क्या है? आपने देखा होगा कि शरीर में जब कभी चोट लग जाती है तो वहां पर घाव बन जाता है। तो विटामिन सी की कमी से घाव जल्दी से नहीं भरता है, उसको ही स्कर्वी रोग बोलते हैं। और विटामिन सी की कमी से ही जो हमारे मसूड़े हैं उनसे पस निकलने लगता है। विटामिन सी की कमी से ही मसूड़ों से पस निकलता है। वैसे नॉर्मल आपको बताऊं कि जो पस निकलता है इसे ही नॉर्मल स्टूडेंट स्कर्वी रोग समझते हैं।
पस निकलना अलग है, उसको पायरिया बोलते हैं। और शरीर के अंदर सपोज करो कि हमारे हाथ या पैर में कहीं पर कील घुस जाए, और कील जब घुसेगी तो वहां पर गड्ढा बन जाएगा एक। तो क्या, जब हमारे पैर में कील घुसी है और वहां पर गड्ढा बन गया है, ये मान के चले कि जो हमारी उंगली का अगला हिस्सा है वो पूरा का पूरा हमारे उस जहां पर कील घुसी है वहां पर चला जाता है, तो क्या वो एक पट्टी में सही हो जाएगा? उसमें कम से कम 10 से 15 पट्टी करानी पड़ेंगी, और हमें कुछ दवाई खानी पड़ेंगी, या हमें कुछ दवाई लेनी होंगी। तो वो जो गड्ढा टाइप बना हुआ है वो घाव बोलते हैं उसको। तो घाव जल्दी से नहीं भरता है विटामिन सी की कमी के कारण, और उसे ही कहा जाता है स्कर्वी नामक रोग। और मसूड़ों से जो पस निकलता है उसको बोलते हैं पायरिया। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है आंवले में, नींबू, टमाटर व सब्जियों में। अगर मैं सारे विटामिनों की बात करूं तो हर विटामिन इम्पोर्टेंट है, ये नहीं, हम इतनी काउंट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा विटामिन से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां से क्वेश्चन कितना बन रहा है, विटामिन सी के से कौन सा डिसीज होता है, स्कर्वी नामक रोग। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कर्बिकम। और सबसे अधिक क्वेश्चन आता है कि विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, और एक ऑप्शन होगा भाई उसमें आंवला। विटामिन सी सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है। अगर आंवला ऑप्शन में ना हो तो फिर नींबू आएगा। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है विटामिन डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है रिकेट्स, इसको सूखा रोग बोलते हैं। और ये रिकेट्स होता है छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों की जो हड्डियां हैं वो सूख जाती हैं, उसको रिकेट्स बोलते हैं। और जो बड़े आदमी होते हैं उनमें जो डिसीज होता है उसको बोलते हैं आस्टिया मलेशिया। छोटे बच्चों की जो हड्डियां सूख जाती हैं उसको बोलते हैं रिकेट्स। और जो बड़े इंसान होते हैं, यंगेस्ट होते हैं, उनकी जो हड्डियां सूख जाती हैं उसको बोलते हैं आस्टिया मलेशिया। वैसे सिंपल सा आता है कि रिकेट्स या विटामिन डी की कमी से कौन सा डिसीज होता है, तो उसमें एक नाम आएगा रिकेट्स, और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफिरोल। विटामिन डी किस में पाई जाती है भाई, मक्खन में, मछली के तेल में, अंडे में, और मोस्ट इंपोर्टेंट सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी, जैसे कह देते हैं ना सर्दियों में खड़ा है कि भाई क्या विटामिन डी ले रहे हो क्या, जब गर्मी में मतलब जब हम सूर्य के सामने खड़े रहते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग। विटामिन ई, विटामिन ई कमी से जनन अक्षमता में कमी आ जाती है, जो सेक्सुअल पावर है वो कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का नाम है टीकोफेरो। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विटामिन के की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेप्थोक्यूनोन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन के आंत के बैक्टीरियो में पाए जाते हैं, हरी सब्जियों में, और अंडे में। अच्छा, विटामिन ए लीवर में संचित रहती है, लीवर में भी इकट्ठी रहती है वो। और ऐसी विटामिन डी और विटामिन के ऐसी विटामिन है जिन्हें हार्मोन्स भी कहा जाता है। विटामिन डी और विटामिन के को हार्मोन्स भी बोला जाता है, ये हार्मोन्स के तौर पर निकलते हैं। तो यदि हम बात करें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रोतोंदी, नाइट ब्लाइंडनेस। बी 1 की कमी से आपका बेरी बेरी, बी 2 की कमी से कैलोसिस, बी 3 की कमी से बाजपन, बी 5 की कमी से पेलाग्रा, जहां पर मैंने थोड़ा सा करेक्शन करा था। विटामिन बी 6, बी 9 और बी 12 तीनों विटामिनों की कमी से होने वाला डिसीज है एनीमिया, अरक्तता। एकमात्र विटामिन जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, बी 12। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से सेक्सुअल पावर का कम हो जाना, और विटामिन
के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हे पाप, आपको इतने विटामिन और विटामिनों के जो डिसीज हैं, वो इतना नाम या आपको याद होने जरूरी है। ये क्या दिया है इसने? अच्छा, ऊपर का काम खत्म, इसे पूरा कर लेते हैं। दूध, मिल्क। अभी बताया था हमने, दूध को पूर्ण आहार माना जाता है। दूध में जो सफेद रंग होता है, वो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कैसीन। कैसीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है बीटा कैरोटीन के कारण। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। सफेद रंग केसिन के कारण। क्वेश्चन आता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन। गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, बात हमने करी है रेनिन की। जो अमाशय या स्टोमच में पाया जाता है, आपको हमने एक्सप्लेन भी किया है ऊपर। दूध में खट्टापन होता है लैक्टोज के कारण। एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैलिसिस, ये इसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। दूध का खट्टापन या दूध से दही जमती है या बनती है लैक्टोबैलिसिस बैक्टीरिया के कारण। और दूध में खट्टापन किसके कारण है? लैक्टोज के कारण, बाद में लैक्टिक अम्ल में ये बदल जाता है। दूध में जो जल है वो होता है 87%। वसा होती है, प्रोटीन होती है, इसलिए इसे पूर्ण आहार बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट भी होती है, कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। कैल्शियम और पोटेशियम जो है वो हड्डी को मजबूत करते हैं। प्रोटीन कैसीन होता है। और वसा फैट होती है, जो घी बनता है, दूध बनता है, वो इसी के कारण होता है। अमीनो अम्ल। वैसे प्रकृति में जो अमीनो अम्ल हैं उनकी संख्या 20 से 22 तक है। 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और भोजन से हमें कौन कौन से प्राप्त होते हैं? एक तो होता है हिस्टीडीन, आइसोसिल्यूरिन, ल्यूसीन, लाइसिन। वैसे यहां से क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये ध्यान रखना कितने प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। अमीनो अम्ल हैं 20 से 22 प्रकार के। यहाँ भी कुछ अमीनो अम्ल दिए हुए हैं। अर्जिनिन, ये नाम कई बार आया हुआ है, अर्जिनिन। ग्लूकोज बहुलक, ये स्टार्च होता है, वनस्पति से प्राप्त होता है। आयोडीन घोल से क्रिया करके नीला काला रंग देता है। पादप बीजों में एमाइलेज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। सेलुलोज, ये एक प्रकार की रुई टाइप होता है। यह वनस्पति यानी पेड़ों से प्राप्त होता है। आयोडीन घोल से भी क्रिया नहीं करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। इसे यहीं तक कंप्लीट करेंगे। वसीय अम्ल। आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं। ऊर्जा के स्रोत, हम फैट की बात कर रहे हैं, ये ऊर्जा के स्रोत होते हैं। भोजन से जो प्राप्त है वो अप्रयुक्त वसा होती है। ट्राइग्लिसराइड वसा होती है वो। और जो नेसेसरी आवश्यक वसीय अम्ल है, ये दो प्रकार की है। एक है अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, एक होता है लिनोलोइक अम्ल। तिलहन, अलसी व अलसी में अधिकतम उपस्थिति होती है अल्फा लिनोलेनिक अम्ल की। उदाहरण, ओमेगा 3 वसी अम्ल पाया जाता है इसमें। रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी आती है। लिनोलोइक अम्ल में ओमेगा 6 पाया जाता है।
पूरी बायोलॉजी हम इसी तरह से विद पिक्चर आपसे डिस्कस करेंगे। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक था। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारी जो ये पीपीटी है, अब आप इसमें देखेंगे जब हमारा एक चैप्टर आएगा स्केलेटन, हड्डियां, कान में, ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपी। हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अभी नहीं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी ये यहाँ पर होती है। पटेला, कितनी हड्डियां होती हैं, दांत कितने होते हैं। फीमर, ये जांग की हड्डी इस तरह से होती है, नाखून है, सिर के बाल हैं। आप देख रहे हैं 206 हड्डियां होती हैं। अक्षीय कंकाल, जैव उर्वरक, क्योंकि हम इसको बड़ी क्लास नहीं कर रहे हैं, डीएनए आरएनए, क्योंकि एक तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए हम इसमें कई वीडियो जो हैं एपिसोड बनाएंगे। देखो कलरफुल क्लास रहेगी। खोजकर्ता, अन्य नाम, लाइसोसोम, केंद्रक, कोशिका के भाग। तो इस तरह से ये हमारी वीडियो होने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से पूरी वीडियो और पूरे जीएस की क्लास को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें। और जितने भी एपिसोड आएंगे, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे एपिसोड आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और सबसे अधिक फायदा आपको ये है कि आपको ये पता चल रहा है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वहां से कौन से टॉपिक से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। आप देखेंगे कि जैसे हमने अभी आपको इंसुलिन हार्मोन्स बताया है, जितनी विटामिन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि विटामिन से क्वेश्चन जरूर आना है। एक आ जाता है, दो आ जाता है। यूपी पीसीएस में तो तीन तीन चार चार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर एग्जाम में विटामिन से। तो पूरी बायोलॉजी हम इसी तरह से पिक्चर से रिलेटेड चीज़ों को दिखाकर हम आपसे कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो धन्यवाद।